हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन के टॉप क्वेश्चंस फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। या फिर आप चाहो तो फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्योंकि जब आपका पेपर पोस्टपोन्ड हुआ था तभी हम उसकी वीडियो अपलोड कर चुके थे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अभी लेकर आ गया हूँ वीडियो। इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल्ड विथ आंसर आपको इसकी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरे आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी काम है क्वेश्चंस के साथ में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। हमने यूनिट 1 और 2 को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस बनाए। बेटा देखो, अलग अलग सीरीज से पढ़ते हो आप लोग, कोई यशराज से, कोई कॉलेज से, कोई परीक्षा सार से, कोई किसी और राइटर से। तो मे भी यूनिट आगे पीछे हो सकती है, बट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आराम से। क्वेश्चन पहला है, भारतीय प्राचीन व्यवसायिक प्रणाली के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। एंशंट इंडिया में जो बिजनेस की पॉलिसी होती थी, व्यवसायिक प्रणाली होती थी, उनके बारे में आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, व्यवसायिक संगठनों को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी विशेषता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रकृति का मतलब होता है उसके नेचर, उद्देश्य का मतलब होता है उसके ऑब्जेक्ट बताना है। मतलब एक व्यवसायिक संगठन क्या होता है, उसकी विशेषता बताना है, प्रकृति बताना है और उसके उद्देश्यों को समझाना है। देखो, यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप इनको पॉइंट लिखकर अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप इजीली कर लेना। इनकी परिभाषा याद कर लेना, विशेषता के पॉइंट याद कर लो, नेचर के पॉइंट याद कर लो, उद्देश्य के पॉइंट याद कर लो, और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी ओन लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायिक संगठन का भारत में क्या महत्व है या महत्व को समझाना है। बेटा 2 और 3 क्वेश्चन को एक साथ भी दे सकते हैं वो, या अलग अलग भी दे सकते हैं। तो व्यवसायिक संगठनों का महत्व, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या महत्व है, वो सब लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी या सामाजिक दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और महत्व को बताइए। देखिए, जब भी आप व्यवसाय चालू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं, जो आपके ग्राहकों के प्रति भी होते हैं, आपके कर्मचारियों के प्रति भी होते हैं, देश के प्रति भी होते हैं। जैसे कि कर्मचारियों के प्रति अगर मैं दायित्व की बात करूं, तो आप उनको काम करने के लिए अच्छा माहौल देंगे, टाइम पे उनको पारिश्रमिक, वेतन, बोनस भुगतान समय पे करेंगे, उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण काम करने के लिए देंगे, अपनापन देंगे। अगर मैं बात करूं ग्राहकों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, तो उनको एक रीजनेबल पैसों में अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे, है ना। आप उनसे ठगेंगे नहीं, कोई भी गलत प्रैक्टिसिंग नहीं करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं माल प्रैक्टिसिंग, या किसी भी तरीके से उनका शोषण करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर हमारी देश के प्रति क्या जवाबदारी है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो हम एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार लेकर आएंगे, और पर्यावरण को भी हानि नहीं होने देंगे। ये सब हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उन समूह की सूची बनाइए जिनके प्रति एक व्यवसाय को अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करना होता है। ये वही जो मैंने आपको ऊपर बताया बेटा, 4th और 5th साथ में कंबाइन होकर आ सकता है। समूह वही है जो मैंने आपको बताया। एक तो अपने जो भी उनके साथ में काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनके लिए। दूसरा कस्टमर मतलब ग्राहकों के लिए। तीसरा मैंने बोला सरकार, गवर्नमेंट के लिए। फिर उनकी सूची बना देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन, प्रमोशन क्या होता है। वो जब एक नया बिजनेस होता है तो उसमें प्रवर्तन की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताना है। देखो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो बिजनेस जब शुरू करते हो तो आपको प्रमोशन करना पड़ता है, प्रवर्तन करना पड़ता है। प्रमोशन अलग अलग तरीके से होता है व्यवसाय का। एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं अपन, विज्ञापन दे सकते हैं,
पर्सनल सेलिंग, खुद जाकर व्यक्तिगत वितरण भी कर सकते हैं, अलग अलग ऑफर निकालते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है बेटा, इनके बारे में पढ़ना आपको। अगला प्रश्न है एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता, लाभ और हानियां बताइए। बेटा एकाकी व्यापार का मतलब होता है जहां पर एक ही व्यक्ति जो है वो पूरा व्यापार चलाता है, पूंजी भी वही लगाता है, दायित्व भी उसी का होता है, लाभ हुआ तो भी उसी का, हानि हुई तो भी उसी की। तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें एक ही व्यक्ति का पूरा नियंत्रण होता है, वो बातों को अपने पास गुप्त रख सकता है, पूरा लाभ उसी का होता है, व्यापार में जो निर्णय है तुरंत लिए जा सकते हैं, ये चीज़ें होती है। इसके लाभ भी और हानियाँ भी है। हानि क्या है बेटा? हानि ये है कि अगर वो व्यक्ति नहीं रहेगा तो व्यापार आगे भविष्य में चल नहीं पाएगा। उसके बाद अगर आपको व्यापार को आगे बढ़ाना है तो अकेला व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम मैनेजमेंट भी कर ले, सामान खरीदना बेचना भी कर ले, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर पूंजी की कमी भी हो जाती है, एक अकेला व्यक्ति कितना ही पैसा लगा लेगा। वो सब इसकी हानियां भी है। अगला प्रश्न है साझेदारी संगठन की मुख्य विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, लाभों और सीमाओं को बताइए। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। पर कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनका 11th 12th में कई बार पीसीएम होता है या पीसीबी होता है और बाद में कॉलेज में वो सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। तो उनको बता दूं, साझेदारी का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति साथ में मिलकर कोई व्यापार करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और वो लाभ कमा के आपस में उस लाभ को बांटते हैं, उसको बोलते हैं साझेदारी। इनकी विशेषता क्या होती है? कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए, अधिकतम 50 हो सकते हैं। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा चलती है। साझेदारी के अंदर जो दायित्व होता है वो होता है असीमित, मतलब अगर 1 रुपये का नुकसान हुआ तब भी सबको भरना है, और 1 करोड़ का हुआ तब भी सबको भरना है। ठीक है। इसके लाभ क्या क्या है? इसको बनाना आसान होता है ना, इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है, इसमें साझेदार जो होते हैं वो अपने हिसाब से अनुपात वगैरह बना सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। सीमा भी होती है इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि दायित्व असीमित होता है, सबसे बड़ा नुकसान ये। गलती कोई भी करेगा सबको मिलके भरना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पृथक अस्तित्व भी नहीं होता है। पृथक अस्तित्व मतलब पार्टनरशिप और पार्टनर को एक ही माना जाता है, तो अगर पार्टनर ने कोई भी नुकसान भी करा तो भी फर्म को भरना पड़ता है वो। अगला क्वेश्चन, सहकारी प्रकार का संगठन क्या है, इसकी विशेषता बताइए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो एक दूसरे के लिए सहयोग करने के लिए बनाई जाती है। अब आ गए हम इकाई 3, कंपनी संगठन पे। कंपनी को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि हम जो हैं, हम कैसे पर्सन, नेचुरल पर्सन, वैसे ही कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जैसे इंसान होते हैं वैसे कंपनी का भी नाम होता है, आइडेंटिटी होती है। कंपनी हम पे स्यू कर सकती है, हम कंपनी पे स्यू कर सकते हैं। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है ना। और कंपनी के अंदर क्या होता है बेटा, इनके दायित्व सीमित होते हैं, पृथक अस्तित्व होता है, कंपनी इनके मेंबर्स से अलग होती है, मेंबर्स के आने जाने से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के बीच में अंतर बताओ। तो निजी कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी जो होती है इनके लास्ट में पीवीटी लिमिटेड लिखा होता है, और सार्वजनिक कंपनी जो होती है पब्लिक कंपनी, इनके आखिरी में सिर्फ लिमिटेड लिखा होता है। निजी कंपनी जो होती है इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितने भी हो सकते हैं, कोई उनका ऊपर मतलब उच्च सीमा निर्धारित नहीं है ना। जो निजी कंपनी होती है वो जनता में शेयर इशू नहीं कर सकती, पर सार्वजनिक कंपनी जनता में शेयर इशू कर सकती है। ठीक है। इस डायरेक्टर वगैरह और भी आप पढ़ सकते हो। मेरा काम है अभी क्वेश्चन बता देना, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू दे देना। अगर आप लोगों को नीड लगेगी तो मैं डिटेल आंसर्स की वीडियो लेकर आऊँगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप इनसे भी याद कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में बताना है। आप सब जानते हो जब से भारत में नई आर्थिक अर्थव्यवस्था 1991 में लागू हुई है तो भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण आया है। वैश्वीकरण आने से हम विदेशों में आयात निर्यात अब आसानी से कर सकते हैं। उसी का एक परिणाम है एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसमें एक से ज़्यादा देश सम्मिलित होते हैं और ये फिर व्यापार करते हैं मिलके। इनमें जो कंपनियां हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट को बनाती है, जैसे जहाँ पर उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल गया वहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया, जहाँ से अच्छा बना हुआ सामान मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गई, वर्कर मिल गए, सबको लेके बना के फिर कंट्रीज में बेचती है। उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अब इसके भारत में बेटा फायदे भी और नुकसान भी है। फायदे इसलिए हैं कि हमारा जीवन स्तर सुधर गया है, नई टेक्नोलॉजी का हम फायदा उठा पा रहे हैं। नुकसान क्या है कि जो हमारे कुटीर उद्योग या लघु उद्योग थे वो अब पीछे हो गए हैं, क्योंकि वो एमएनसी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इकाई 4 या पंचम को मिला के संचार के सिद्धांत और लिखित स्वरूप। व्यवसायिक संचार, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसके महत्व और विशेषता को बताइए। बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यवसायिक संचार बहुत अनिवार्य है। किसी भी बिजनेस में संचार के बिना काम नहीं होता है। जो भी बातें हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजना होती है तो हम उसके लिए संचार के साधनों का ही उपयोग करते हैं। अगला है संचार प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके तत्व बताइए। कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है, बेटा इसका पूरा फ्लो चार्ट बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले तो एक होता है संदेश भेजने वाला, फिर वो संदेश को भेजता है, दूसरा वो संदेश को रिसीव करता है, यहाँ से इसने करा इनकोड, इनकोड का बेटा मेरे को हिंदी नहीं पता सॉरी, ये डिकोड करता है रिसीव करने के बाद, और डिकोड करने के बाद ये अपना फीडबैक भेजता है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें संचार प्रक्रिया के अंदर आती है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपकी बुक के हिसाब से, हिंदी मीडियम के हिसाब से। अगला प्रश्न है प्रभावी संचार में आने वाली बाधाओं की व्याख्या कीजिए और दूर करने के उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे संचार या अच्छे संप्रेषण, संचार या संप्रेषण भी बोल सकते हैं बेटा इसको, में कौन कौन सी बाधाएं आती है। बेटा कई बार होता है बहुत सारी बाधाएं आती, जैसे कि मान लो एक बाधा है भाषा की। हम जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं उसे हमारी भाषा नहीं आती है, हमें उसकी भाषा नहीं आती, या कई बार लोग इतना घुमा फिरा के भाषा का प्रयोग करते हैं, इतने कठिन वर्डों का उपयोग करते हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आता। दूसरा बेटा शोर शराबे की वजह से भी कभी कभी बातें समझ में नहीं आती है। बहुत आसपास शोर शराबा हो रहा है तो आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। तीसरा होता है बेटा कि कहीं ना कहीं हमारे स्तर में परिवर्तन होता है, संगठन के स्तर में हम उच्च अधिकारी है, दूसरा निम्न अधिकारी है, तो कई बार उसका भी अंतर की वजह से हम अच्छे से संप्रेषण, बातचीत, संचार नहीं कर पाते हैं। फिर कई बार होता है कि जो संचार में हम जिस भी संदेश को भेजना चाहते हैं वो संदेश इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि सामने वाला आधी बात बता पाता है और आधी बता ही नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें भी होती है जो एक अच्छे प्रभावी संचार की बाधाएं हैं। इनको दूर करने के लिए क्या करना है, इनका उल्टा कर दो, सरल भाषा का उपयोग करो, जितना हो सके इंफॉर्मेशन को क्रिस्प और शॉर्ट रखो, सही बातें सामने वाले तक पहुंच जाए, शोर शराबा मत करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है लिखित संचार से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। फिर ओरल और रिटन, मौखिक और लिखित संचार की तुलना बताना है आपको। देखो लिखित संचार या लिखित संप्रेषण वो होता है जहाँ पर हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से। अब मौखिक और लिखित में अंतर आपको पता है कि मौखिक जल्दी हो जाता है, लिखित में समय लगता है। मौखिक का कोई सबूत नहीं होता, लिखित का सबूत होता है। मौखिक में तुरंत हमको सामने वाले का जवाब मालूम पड़ जाता है, लिखित में नहीं पता चलता। मौखिक में हम अपनी भावनाओं को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाते, लिखित में नहीं कर पाते। ये चीज़ हो गई। अगला है व्यवसायिक पत्र की संरचना और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में बेटा अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, तो उन पत्र का आपको फॉर्मेट याद रखना है, कितने कितने प्रकार के पत्र लिखते हैं, और उन पत्रों के बारे में भी आपको लिख के देखना है एक बार। जैसे शिकायती पत्र होता है,
कोटेशन लेटर होता है, इंफॉर्मेशन लेटर होता है, तो वो सब आपको एक बार लिख के देख लेना उनके फॉर्मेट्स। अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या है, इसकी आवश्यक बातें, महत्व और एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता बताना है। रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या होता है बेटा, प्रतिवेदन में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें नहीं लिखनी चाहिए, उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं आपको क्वेश्चन बताने आया हूँ, अगर आपको इनके आंसर समझना हो, समझ में नहीं आ रहे हो, तो आप एक बार पढ़ के देख लेना और मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में इसके आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषता, उद्देश्य और विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इंटरव्यू प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। इंटरव्यू का उद्देश्य होता है बेटा योग्य व्यक्तियों को चुनना, अयोग्य को जो है हटा देना। और इसके तरीके बहुत सारे होते हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू ले सकते हो, फ़ोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हो, ग्रुप डिस्कशन भी इंटरव्यू का ही पार्ट होता है, वो तरीके से होता है। अगला है ई कॉमर्स क्या है, इसकी कार्यप्रणाली, लाभ और विकास में आने वाली बाधाओं के बारे में बताना है। ई कॉमर्स का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, B2B B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये सारे ई कॉमर्स के ही एलिमेंट हैं। और इनके बहुत फ़ायदे, क्योंकि 24/7 24 घंटे हम बिल्कुल इनमें काम कर सकते हैं, सातों दिन बिना किसी रुकावट के। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके पिछले सालों के जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और अभी के जो इम्पोर्टेंट हैं, उन दोनों को मिलाकर बनाए गए हैं। इनको आप अच्छे से कर लो। और जिसने भी वीडियो लास्ट में देखना चालू कराओ, उनको बता दूँ इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लिक करके वो ज़रूर देख लेना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है गाइज, ये आपका अपना चैनल है इंदौर की पाठशाला। आपका लास्ट पेपर अच्छे से पढ़ लो। ऑल द वेरी बेस्ट।